हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शांग-ची मूवी को, जो 2021 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें राजा महाराजाओं के टाइम की कुछ सीन दिखाए जाते हैं और एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें हमें समझाया जाता है कि 10 रिंग्स की कहानी हजारों सालों से चलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कहानी में नए किस्से जुड़ते गए, लेकिन हर कहानी का अंत एक ही आदमी पर आकर रुकता है। लोग कहते हैं कि ये 10 रिंग्स उन्हें किसी ताल में मिले हैं या उन रिंग्स को उन्होंने किसी समाधि से चुराया है। 10 रिंग्स की मदद से उन्हें दिव्य शक्तियाँ और अमर होने का वरदान मिला था। वो चाहते तो इन 10 रिंग्स की ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि उन्हें चाहिए थी बेपनाह ताकत। उन्होंने अपनी सेना का नाम रखा था द 10 रिंग्स। सदियां बीत गई और वो दुनिया के हर कोने में फैल गए। उन्होंने दबे पांव काम किया और कई सरकारें गिराई और इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। वो पैसे और ताकत के पीछे हजारों सालों तक भागते रहे, लेकिन अभी उन्हें और भी कुछ चाहिए था। आगे हमें 1996 का सीन दिखाया जाता है, जहां वेनवू अपने खास आदमी को एक तालो नाम के जादुई गांव के बारे में बताता है, जहां के लोग आज भी देवी देवताओं के योग और युद्ध कलाएं जानते हैं। वेनवू बोलता है कि मुझे वहां जाना है और अभी जाना है, और वो उस गाँव के लिए निकल जाते हैं। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उनको पता चलता है कि ये जंगल तो चल रहा है और पीछे से उनका रास्ता बंद होता आ रहा है। उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक खाई में जाकर गिर जाती है, लेकिन वेनवू अपनी 10 रिंग्स की मदद से बच जाता है। वो तालों का रास्ता ढूंढ ही रहा था, तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम यंगली है, जो उस गाँव से ही थी। वो उससे रास्ता पूछता है, लेकिन वो लड़की उसको वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है और उससे लड़ने लगता है। और फाइट करते वक्त वो लड़की अपना मास्क हटा देती है और वेनवू उसकी खूबसूरती को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है और वहाँ उन दोनों के बीच बाहुबली स्टाइल में फाइट होती है। वो लड़की वेनवू को दूर फेंक देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अभी तक जो हमने वॉइस ओवर सुनी थी, उन 10 रिंग्स और शांग-ची के पिता की कहानी शांग-ची की माँ शांग-ची को सुना रही थी। उस समय शांग-ची की उम्र करीबन 10 साल थी। उसकी माँ उसको बताती है कि 10 रिंग्स के बारे में अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें बताऊंगी। शांग-ची अपनी माँ से पूछता है कि डैड के पास 10 रिंग्स की पावर होने के बावजूद आपने उन्हें कैसे हराया। शांग-ची की माँ बोलती है कि मैं जिस गांव से हूँ उस गांव को ड्रैगन की दिव्य शक्तियों का वरदान है, लेकिन जब मैं तुम्हारे पिता के साथ यहाँ आई तब मैं वो सारी शक्तियाँ तालों में ही छोड़ दी थी। शांग-ची की माँ उसको उसके गले में एक लॉकेट पहनाती है और बोलती है कि जब तुम रास्ते से भटक जाओगे तो तुम्हें ये घर का रास्ता दिखाएगा। आगे हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहां हम शांग-ची को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया है। वहां उसको एक लेटर मिलता है। शांग-ची अपनी दोस्त केडी के साथ कार पार्किंग की जॉब करता है, जहां शांग-ची अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। वहीं हमें पता चलता है कि शांग-ची और केडी अपनी कहानी अपने दोस्तों को सुना रहे हैं। वो बता रहे थे कि शांग-ची और केडी कैसे मिले थे। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम दोनों दिन में काम करते हैं और रात को पार्टी करके लाइफ एंजॉय करते हैं। उन दोनों का यही रूटीन चल रहा था। शांग-ची अगले दिन केडी के घर पर जाता है और वो दोनों वहाँ से अपनी कार पार्किंग वाली जॉब के लिए निकल जाते हैं। जब वो बस से जा रहे होते हैं तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उससे वो लॉकेट मांगने लगते हैं जो उसकी माँ ने उसे दिया था, लेकिन शांग-ची वो लॉकेट देने से मना कर देता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन शांग-ची भी पलटकर उन्हें मारने लगता है। ये देख केडी को शौक लगता है कि शॉन तो काफी डरपोक था, लेकिन ये फाइट कैसे कर रहा है। वहाँ शांग-ची और उन गुंडों के बीच काफी ज्यादा फाइट
होती है। उस फाइट के चलते बस बेकाबू हो जाती है। शांग-ची बस में बैठे लोगों को तो बचा लेता है, लेकिन वो गुंडे उसके गले में से वो लॉकेट ले जाते हैं। शांग-ची और केडी घर वापस आ जाते हैं। वहाँ केडी शॉन से पूछती है कि वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मारने आए थे। वहाँ शॉन बताता है कि वो गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे और मेरा नाम शॉन नहीं बल्कि शांग-ची है। वो बोलता है कि मैं मकाओ जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो वो लोग मेरी बहन को मार देंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और केडी भी उसके साथ मकाओ जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे प्लेन में ही बाकी की सारी स्टोरी बताना। शांग-ची केडी को अपने बचपन की कहानी बताता है, जहाँ वो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग बचपन में ही शुरू हो गई थी और मुझे जान लेने का हर एक तरीका सिखाया गया, लेकिन उसकी बहन को उस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन वो बाकी लोगों को देखकर खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। शांग-ची बताता है कि जब मैं 14 साल का हुआ तब तक मेरी माँ की यादें धुंधली होने लगी थी और तभी मेरे डैड ने मुझे एक मिशन पर भेजा था, लेकिन मैं वो मिशन पूरा नहीं कर पाया। मैं मिशन पूरा किए बिना जा नहीं सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। वो अपनी कहानी केडी को बता रहा था, तभी वहाँ एयर होस्टेज आ जाती है और उनका खाने का ऑर्डर लेने लगती है। वो दोनों मकाओ पहुँच जाते हैं और जो एड्रेस लेटर में लिखा था उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक फाइट क्लब था। वहाँ शांग-ची से फॉर्मेलिटी के लिए एक जगह पर साइन करवा लिया जाता है। वहाँ शांग-ची पूछता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है जिसका नाम शालिन है। वहाँ शांग-ची को पता चलता है कि उन्होंने जो बस में फाइट की थी वो वायरल हो गई है और लोग भी उसे देख चुके हैं। उस फाइट क्लब में हम आयरन मैन 3 वाले एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसके शरीर में से आग की तरह कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है और इनक्रेडिबल हल्क वाले विलन अबोमिनेशन और वांग के बीच हमें फाइट देखने को मिलती है। वो वांग को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन वांग अपने जादू वाले पोर्टल के जरिए उसको मुक्का उसी के ऊपर मरवा देता है और अबोमिनेशन गिर जाता है। वो आदमी शांग-ची को एक फाइट वाली रिंग में उतार देता है फाइट करने के लिए। वहाँ उससे फाइट करने के लिए एक लड़की को बुलाया जाता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शांग-ची की बहन शालिन होती है। शांग-ची उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शालिन उसको काफी ज्यादा मारती है। वो जानती थी कि ये उसका भाई है, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर उसको काफी ज्यादा मारती है। वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो उसको बचपन में ही छोड़कर चला गया था। शांग-ची शालिन से बोलता है कि डैड ने हमें ढूंढ लिया है और वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और शालिन अपनी आंखें बंद करती है और हमें दिखाया जाता है उसके बचपन का सीन, जब उसके पिता ने शांग-ची को उसके पहले मिशन पर भेजा था। शांग-ची उसको ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो इतने सालों तक नहीं आया। हम वापस फाइट वाला सीन देखते हैं और शालिन शांग-ची को लात मारकर बेहोश कर देती है क्योंकि वो काफी सालों के बाद उससे मिलने आया था। शांग-ची को होश में आने के बाद शालिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बताता है कि 10 रिंग्स ने उस पर हमला किया था और मेरा लॉकेट लेकर भाग गए। अब वो तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारा लॉकेट लेने के लिए। वो लोग लॉकेट के साथ क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी करेंगे बहुत बुरा करेंगे। वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि ये जो फाइट क्लब है ये उसी का है और वो यहाँ की बॉस है। वहाँ शालिन केडी से बोलती है कि इसने मेरे को 3 दिन में वापस आने के लिए बोला था और मैं 3 दिन बाद अपनी माँ की समाधि पर इसका इंतजार करती रही, लेकिन ये नहीं आया और आज 6 साल बीत गए और ये आज आया है। वो बोलती है कि ना तो तुम्हारी जरूरत थी और ना अभी जरूरत है। शांग-ची बोलता है कि फिर तुमने वो कार्ड क्यों भेजा, लेकिन शालिन बोलती है कि मैंने वो कार्ड नहीं भेजा। और तभी वहाँ पर 10 रिंग्स वाले गुंडे आ जाते हैं और उस फाइट क्लब के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। शांग-ची और केडी एक खिड़की तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 रिंग्स वाले गुंडे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहाँ शांग-ची उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो गुंडे शांग-ची पर भारी पड़ रहे थे और तभी उसकी बहन शालिन भी आकर उनकी मदद करने लगती है और दोनों मिलकर उन गुंडों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और उन तीनों को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां शांग-ची अपने पिता से पूछता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। शांग-ची के पिता बोलते हैं कि मेरी नजर अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती है। मैंने तुम्हें 10 साल दिए अपनी मन की करने के लिए, लेकिन अब वक्त है तुम्हें मेरे साथ खड़ा होने का। शांग-ची के पिता बताते हैं कि अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन ने मेरा नाम इस्तेमाल करके अमेरिका में काफी दहशत फैलाई थी। वो उन्हीं आतंकवादियों के बारे में बता रहे थे जिनको हमने आयरन मैन 3 में देखा था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ एक्टर था, लेकिन उसके पीछे किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ था। शांग-ची के
पिता बताते हैं कि उन्हें उम्र भर कई नामों से जाना गया, लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तब सब कुछ बदल गया। और हमें कहानी वहीं से दिखाई जाती है जहाँ वेनवू और शांगची की माँ की फाइट हो रही थी। वेनवू बताता है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने गाँव को और अपनी शक्तियों को छोड़कर मेरे साथ आ गई थी, और मैंने भी उसकी इतनी कुर्बानियों को देखकर अपनी 10 रिंग्स उतार कर रख दी, और फिर हमने शादी कर ली, और इसके बाद तुम दोनों का जन्म हुआ। लेकिन जब वो गुजर गई तब मैं सालों तक भटकता रहा, लेकिन मुझे अब मंजिल मिल गई है। वहाँ वो उनको बताता है कि मैंने उस जादुई गांव के बारे में काफी पढ़ा है और उसके अंदर जाने का रास्ता भी खोजने की कोशिश की है। उस गांव की पहाड़ियों की गहराई में एक जादुई दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी माँ कैद है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारी माँ ने खुद मुझे यह बताया। शालिन पूछती है कि वो तो मर चुकी है, उन्होंने आपको कैसे बताया? वेनवू बताता है कि मैं यहाँ ही बैठा था, अपने काम में बिजी था, और तभी तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी और कह रही थी कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला उसके बाद तुम्हारी माँ ने अपने बड़े बुजुर्गों से मेरे बारे में बात की, लेकिन उस गांव के लोगों ने मुझे उस लायक नहीं समझा, और कई सालों के बाद उन्होंने तुम्हारी माँ को एक जादुई दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। शांगची अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ अब जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वेनवू को अभी भी लग रहा था कि उसकी पत्नी को गाँव वालों ने उस दरवाजे के पीछे कैद करके रखा है। वेनवू उन दोनों लॉकेट को एक ड्रैगन की मूर्ति की आंखों में लगाता है, और तभी वहाँ पानी से भरा एक जंगल बन जाता है जिसको पार करके तालों तक पहुँच सकते थे। वेनवू बताता है कि तालों का रास्ता एक बदलती हुई भूल भुलैया से होकर जाता है, लेकिन जंगल के बीच एक सीधा रास्ता भी है जो साल में एक ही बार खुलता है, और अब मुझे वो रास्ता भी पता है और मेरी मंजिल भी। और वो अपने लोगों से उस गाँव पर हमला करके अपनी पत्नी को वापस लाने का ऐलान कर देता है, और शांगची को बोलता है कि तुम दोनों को इसलिए मैंने यहाँ पे बुलाया है। शांगची अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन तीनों को बंदी बनाकर एक जगह पर कैद कर देता है। वेनवू अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है, तभी उसको अपनी पत्नी की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। उन तीनों को कैद में डालने के बाद वहाँ शांगची बोलता है कि अगर हम डेट से पहले तालों नहीं पहुँचे तो वो परिवार की बची कुछ ही निशानियां भी तबाह कर देंगे। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज की तरफ जाते हैं तब वहाँ उनको मैंड्रिन दिखता है, जिसको हमने आयरन मैन 3 में देखा था, जो एक आतंकवादी संगठन के लिए एक्टिंग करता था। मैंड्रिन उनको बताता है कि उसने कैसे एक आतंकवादी संगठन के लिए एक्टिंग की थी। वो अपने बारे में बता ही रहा था, तभी वहाँ पर एक बिना सिर वाला जानवर आ जाता है, जिसको देखकर वो तीनों डर जाते हैं। मैंड्रिन बताता है कि इसका नाम मोरस है, ये तालों में अपने बचपन से ही तुम्हारी माँ के साथ रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोग भी इसे देख पा रहे हो, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ कोई भी इसे देख नहीं पाता है। मैंड्रिन मोरस की भाषा समझ सकता है। मैंड्रिन बोलता है कि मोरस चाहता है कि तुम इसे घर ले जाओ। मोरस मैंड्रिन को कुछ बोलता है। मैंड्रिन समझाता है कि मोरस तुम्हें अभी वहाँ ले जा सकता है, उस भूल भुलैया को पार करके, और ये तुम्हारी मदद करेगा उस रास्ते को पार करने में। और वो लोग एक गैराज से एक गाड़ी चुराकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग मोरस के बताए रास्ते को फॉलो करके उस भूल भुलैया वाले जंगल को पार कर लेते हैं और एक जादुई झरने को पार करके वो तालों में पहुंच जाते हैं। उस गांव में अजीब अजीब तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। उनके पास कई तरह की पावर्स होती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब वहां उस गांव के लोग उन्हें वापस जाने के लिए बोलते हैं। तभी वहां उनकी मौसी आ जाती है और उन चारों को ले जाती है। शांगची अपनी मौसी को बोलता है कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि मेरे डैड आ रहे हैं और वो इस गाँव को तबाह भी कर सकते हैं। शांगची को वो जगह दिखाती है जहाँ पर गाँव वालों ने उन बुरी शक्तियों को कैद कर रखा था, और कहती है कि उस दरवाजे के पीछे वो बुरी शक्तियां हैं जो आत्मा को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और उस गांव के लोग उस बुरी आत्मा को ड्रैगन की मदद से उस दरवाजे के पीछे कैद कर देते हैं। उसके बाद से इस गांव के लोग उस दरवाजे की रक्षा करते हैं, और इसी वजह से वो भूल भुलैया वाला जंगल भी इस दरवाजे की रक्षा के लिए तैनात है। शांगची बोलता है कि मेरे डैड उसी दरवाजे को खोलने आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप लोगों ने मेरी माँ को उस दरवाजे के पीछे कैद कर रखा है। उस गांव के लोग वेनवू का सामना करने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं, ताकि वेनवू को दरवाजा खोलने से रोक सके। वहां शांगची की मौसी शांगची को बताती है कि वो आत्मा भक्षक तुम्हारे पिता से ही तुम्हारी माँ की आवाज में बातें करता है,
और वो शांग-ची को वहाँ की कुछ कलाएं सिखाती है जो उसकी माँ भी जानती थी। शांग-ची एक जगह बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है और हमें उसके बचपन के बारे में बताया जाता है। जब शांग-ची की माँ शांग-ची को मार्शल आर्ट्स की कुछ पैंतरे सिखा रही थी, तभी वहाँ शांग-ची के पिता के दुश्मन वहाँ आकर उसकी माँ को मार देते हैं। उस समय शांग-ची के पिता वहाँ मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपनी 10 रिंग्स भी उतार कर रख दी थी। वैनवू अपनी पत्नी के कातिल को काफी ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। वो उसके लोगों को भी मार देता है लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं बताते। शांग-ची जब 16 साल का हो जाता है तब उसके पिता उसको एक मिशन पर भेजते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है और उसे मारना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी है। शांग-ची ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी वहाँ केडी आ जाती है। वहाँ शांग-ची केडी को बताता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने अपनी माँ के कातिल को नहीं मारा था, बल्कि सच तो यह है कि मैंने अपनी माँ के कातिल को मार दिया था, लेकिन मैं अपने पिता की दुनिया में वापस आना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। शांग-ची बोलता है कि मेरे पिता ही मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं और अब वो उनका गांव बर्बाद करने आ रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा था कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा और अब मैं उन्हें मार दूंगा। अगले दिन उस गांव वाले सारे लोग युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं ताकि वो शांग-ची के पिता का सामना कर सके। तभी वहाँ शांग-ची के पिता वैनवू अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और वो शांग-ची को बोलता है कि तुम उन्हीं की मदद करने आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद करके रखा है। लेकिन तभी शांग-ची की मौसी वैनवू को बोलती है कि वो वहाँ नहीं है, बल्कि एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है। वैनवू गांव वालों को उसके रास्ते से हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और वैनवू उन गांव वालों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है और वहाँ गांव वालों और वैनवू के लोगों के बीच काफी लड़ाई होती है। शांग-ची अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। वहाँ शांग-ची के पिता बोलते हैं कि तुम वहीं थे जब वो लोग तुम्हारी माँ को मारने आए थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया और तुम मेरा मुकाबला करोगे, और दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। वैनवू अपनी 10 रिंग्स की मदद से शांग-ची को काफी ज्यादा मारता है। वहाँ शांग-ची बोलता है कि हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन 10 रिंग्स को चुना। शांग-ची अपने पिता पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन वैनवू अपने 10 रिंग्स की मदद से शांग-ची को सीने में मारकर उसको पानी में फेंक देता है। तभी उसको अपनी पत्नी की आवाज फिर से सुनाई देती है और वो उन पहाड़ियों के बीच उस दरवाजे के पास चला जाता है जिस दरवाजे से उसको उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती थी। वैनवू अपनी 10 रिंग्स की ताकत से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, लेकिन उस दरवाजे की ताकत खत्म होते ही उस दरवाजे से कुछ अजीब तरह के जानवर बाहर आने लगते हैं। लेकिन वैनवू के सर पर अपनी पत्नी को वापस लाने का भूत सवार था और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है। उधर गांव वालों को पता चलता है कि उसने वो दरवाजा खोल दिया है। शांग-ची की मौसी बोलती है कि ये अंधेरे के हैवान है। वो हैवान वहाँ के लोगों की आत्मा निकालकर उस दरवाजे के पीछे ले जा रहे थे। वहाँ हम देखते हैं कि वैनवू के लोगों के हथियार उन हैवानों के ऊपर कोई असर नहीं कर रहे थे, लेकिन उस गाँव वालों के हथियार उन हैवानों को मार रहे थे क्योंकि उनके हथियार ड्रैगन की चमड़ी से बने हुए थे। वहाँ वैनवू के लोग गाँव वालों को छोड़ देते हैं और साथ में उन हैवानों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर केडी भी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तीर कमान लेकर उन हैवानों का सामना करने पहुंच जाती है। केडी सालिन से पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, वो काफी देर से दिखाई नहीं दे रहा है। वैनवू को रोकने वाला अब कोई नहीं था और वो उस दरवाजे को और ज्यादा कमजोर करने पे लग जाता है और उसमें से काफी सारे आत्मा भक्षी जानवर निकल कर आने लगे हैं। उधर शांग-ची पानी में बेहोश पड़ा था, तभी उसको बेहोशी की हालत में अपनी माँ की कुछ बातें याद आती है। शांग-ची जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे पानी के अंदर एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसकी कहानियां उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी, और शांग-ची उस ड्रैगन पर सवार होकर पानी के बाहर आ जाता है और वो ड्रैगन उन आत्मा भक्षी जानवरों को मारने लगता है। शांग-ची अपने पिता को रोकने के लिए उस दरवाजे के पास चला जाता है और अपने पिता को रोकने लगता है और हमें उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। शांग-ची अपनी मौसी की सिखाई हुई कला की मदद से अपने पिता की 10 रिंग्स में से 5 रिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन जब वो उन 5 रिंग्स को अपने कंट्रोल में लेता है तब उन रिंग्स का कलर चेंज हो जाता है। वैनवू भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये उसने किया कैसे। वैनवू गुस्से में आकर अपनी 5 रिंग्स को भी शांग-ची के ऊपर मार देता है, लेकिन शांग-ची अब उन रिंग्स को भी कंट्रोल में ले लेता है। शांग-ची चाहता तो अपने पिता को उन रिंग्स की मदद से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपने पिता को सिर्फ रोकना चाहता था और वो उन रिंग्स को अपने पिता को वापस कर देता है और फिर एक बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि माँ वहाँ नहीं है। शांग-ची अपने पिता को समझा ही रहा था,
लेकिन तभी उस दरवाजे को तोड़कर एक अंधेरे का हैवान निकलकर बाहर आता है। ये हैवान वही था जो वैनबू को उसकी पत्नी की आवाज में पुकारता था। वो हैवान बाहर आते ही वैनबू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालने लगता है। वैनबू मरते मरते वो 10 रिंग्स शांग-ची को दे जाता है। हैवान शांग-ची को मारने वाला ही था, तभी ड्रैगन आकर उससे लड़ने लगता है। हैवान ड्रैगन से पीछा छुड़ाकर उस गांव की तरफ जाने लगता है ताकि वहां के लोगों को मारकर उनकी आत्मा खा सके और वो और ज्यादा ताकतवर हो सके। शांग-ची अपनी 10 रिंग्स की मदद से उस दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो आत्माभक्षी जानवर बाहर ना आ सके। शांग-ची और शालिन ड्रैगन पर सवार होकर उस हैवान का पीछा करते हैं और ड्रैगन उस हैवान को पानी के एक बवंडर के अंदर कैद कर देता है। वो हैवान को मारने वाला ही था, तभी बाकी के आत्माभक्षी हैवान लोगों की आत्मा निकालकर उस हैवान के मुंह में डालने लगते हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। आत्माओं को खाने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ड्रैगन को पकड़कर उसकी भी आत्मा निकालने की कोशिश करता है। जब वो ड्रैगन को पकड़कर उसकी आत्मा निकाल रहा होता है तभी कैडी उसके गले पर निशाना लगाकर एक तीर चला देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और ड्रैगन फिर से उसके ऊपर काबू पा लेता है। ड्रैगन उसको पानी के पास ले जाता है ताकि उसको मारना आसान हो जाए। ड्रैगन की मदद से शांग-ची उन 10 रिंग्स को उसके मुंह में डाल देता है और उनकी पावर से उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस हैवान की मौत हो जाती है और इसी के साथ तालो उस हैवान पर एक बार फिर से विजय पा लेता है। अगली रात उस गांव के सारे लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन लोगों ने उन हैवानों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। वहीं हमें पता चलता है कि शांग-ची और कैडी अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रहे थे कि कैसे उन्होंने एक जादुई गांव में जाकर एक आत्माभक्षी दानव को मारा था, लेकिन उनके दोस्त उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से वांग निकल कर आता है और शांग-ची से पूछता है कि क्या वह 10 रिंग्स अब भी तुम्हारे पास है। शांग-ची हाँ में जवाब देता है। वांग शांग-ची और कैडी को लेकर उस पोर्टल के जरिए कमरताज चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल के साथ वांग उन 10 रिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, जहां उनको पता चलता है कि ये हजारों सालों पुरानी है और जब शांग-ची ने इसे इस्तेमाल किया तब उसका असर कामरताज तक महसूस हुआ। बारीकी से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये कहीं सिग्नल भेज रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सिग्नल कहाँ भेज रही है। ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल शांग-ची को ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं कि संभल कर रहना, और ब्रूस बैनर बोलता है कि वेलकम टू द सर्कस और वो वहाँ से चला जाता है। वांग शांग-ची से बोलता है कि आज के बाद तुम यहीं रहोगे और अब से तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनके बारे में तुमने ना तो सुना होगा और ना कभी देखा होगा, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।